मैं सुधीर कुमार न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी संस्था का टैगलाइन है कि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, इसी क्रम में हर रविवार कोई समसामयिक प्रश्न हम श्री गुरुदेव से करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जो प्रश्न पूछा गया है वह श्री विनय झुल्ले जी द्वारा जबलपुर से पूछा गया है। गुरुदेव प्रणाम। श्री विनय जी का प्रश्न है गुरुदेव कि विगत 4 जून 2004 को लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस चुनाव में न्याय धर्म सभा ने भी अपने प्रतिभागियों को कुछ स्थानों पर खड़ा किया। हमारे प्रतिभागियों ने न्यायशील महालोकतंत्र और जनाधिकारों पर जनता से प्रचार प्रसार किया और वोट का आह्वान किया। इस संबंध में अधिकांश हमारी संस्था ने बहुत ही सीमित न्यूनतम साधनों से प्रचार किया और सफलता भी प्राप्त की, परंतु अधिकांश राजनीतिक दलों ने अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया। अब प्रश्न गुरुदेव यह है कि आखिर राजनीतिक दल असफल क्यों हुए और आम आदमी ने इन्हें बहुमत ना दे करके क्या संदेश देना चाहा, कृपया स्पष्ट करें। स्वागत योग्य प्रश्न है विनय जी का। लोकसभा चुनाव 2024 का अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चय ही तमाम जो राजनीतिक दल वर्तमान देश में हैं सबने पार्टिसिपेट किया। जिनकी कई बार पीछे सरकारें रह चुकी हैं आजादी के बाद से, अब तक के 70-75 सालों में जिनका लगातार शासन रहा है और एक ही 2 पार्टियां ज्यादातर शासन में रही, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इतना। तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा, बीच में 1-2 दल हल्के फुल्के समय के लिए रहे। कांग्रेस का जितना वर्चस्व था आपने देखा कि 84-85 में उनके 400 से अधिक सीटें, 411 समथिंग उनको सीटें मिली हुई थी। एक अकेले दल को इतना भारी बहुमत जनता ने दिया। उसी की देखा देखी भाजपा भी यही आशा कर रही थी कि 10 साल तक लगातार सरकार में रहने के बाद इतना तो प्रभुत्व स्थापित कर लिया कि अब 400 के पार राम मंदिर बनाने के बाद आ ही जाएंगे, ऐसी आशा उन लोगों ने करी। अब जनता लेकिन अंदर क्या सोच रही है ये एक अलग विषय है। जनता का चिंतन अचानक, जैसे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिर सरकार सत्ता से ही बाहर हो गई, 90 तक पहुंचते पहुंचते उनका भी कीमा निकल गया। फिर इसके बाद जनता दल वगैरह आए और हल्ला गुल्ला मचाया थोड़ा वापस भाजपा के साथ ताल में, तभी से भाजपा को मौका मिला। कुछ दिन भाजपा की सत्ता रही, फिर उसके बाद वापस कांग्रेस की आ गई। फिर 10 साल तक उनकी सत्ता बनी रही, 2004 से 14 तक, 14 से फिर 24 तक लगातार अभी आपने देखा भाजपा की सरकार रही।
इनको बार बार इतना समय मिलने के बावजूद जनता की बारंबार नाराजगी झेलनी पड़ती है और इनको बाहर कर दिया जाता है। अगर आपकी बातें सही हैं, आपका ईमान सही है, आपका दीन सही है, तो आपको बहिष्कृत क्यों कर दिया जाता है? जनता अचानक वोट देती है और अचानक वोट देना बंद कर देती है, ऐसा क्यों होता है? ये बात विचार की। कांग्रेस को इतना भारी बहुमत कि 400 प्लस, मतलब 550 में से 400 से ज्यादा सीटें, इतना भारी बहुमत चाहिए तो 270-72 सीटें उनको, और 400 से ऊपर सीटें मिल जाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी को भी 300 से अधिक सीटें भी पिछले लोकसभा इलेक्शंस में थी, अकेली की उसकी 300 प्लस थी। तो उनको अपने गठबंधन के दलों की भी आवश्यकता सरकार बनाने के लिए नहीं पड़ी, ना उनको मंत्री बनाया गया। तो अब आप सोचें, इतने वर्चस्व में कोई पार्टी आ जाए, दल आ जाए, कोई राजनीतिक कैंपेन आ जाए, और इसके बाद उसकी ये दुर्दशा कि उसी को लोग डिनाई कर दें, तो डिनाई कैसे कर सकता है कोई? हम अभी भी कह रहे हैं कि यदि न्याय धर्म सभा एक बार सत्ता में आ जाएगी तो कभी नहीं हटेगी। आप इसे ये ना सोचिए कि कोई तानाशाही आ जाएगी। जनता, बल्कि पूरा लोकतंत्र आ जाएगा, जनतंत्र ही आ जाएगा। ये महालोकतंत्र की बात कर रही है न्याय धर्म सभा, जनाधिकारों की बात कर रही है, द्वादश मताधिकारों की बात कर रही है। ये 12 मताधिकार सीधे सीधे लिखे, नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, जज चुनना, जज हटाना। ये नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज, निर्णय पारित, निर्णय खारिज, ये 12 मताधिकार है। अब आप देखिए, अगर ये 12 मताधिकार जनता को दिया जाता है तो सरकार जनता की होगी, और इस एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है न्याय धर्म सभा। बाकी सब जो 110 प्रस्ताव इसके पीछे और हैं, कुल 111 प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन मुख्य प्रस्ताव ये है, और इस पर आधारित ये पूरा न्याय स्थापना का कैंपेन है, राजनीतिक कैंपेन। लोग कहेंगे ये जनाधिकार की जरूरत है। हाँ, ये जनाधिकार, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये मिलेंगे तभी जबकि ये मताधिकार होगा। न्याय धर्म सभा भी अगर ये मताधिकार नहीं देती है तो न्याय धर्म सभा के रहते हुए भी जनाधिकार कभी प्रजा को मिलेंगे नहीं। और ये जब से सतयुग टूटा है तब से अभी तक मिले भी नहीं है, ये भी हम बता दें। अब दुनिया में कोई नहीं देगा। आप सत्ता चाहे छोटी जात की बना लो, चाहे बड़ी जात की बना लो, चाहे ऊंची जात की बना लो, देसी की बना लो, विदेशी की बना लो, आप किसी को भी चुन लो, अपने घर का सगा भाई चुन लो, जैसे ही वो सत्ता में जाएगा तो आपके चारों जनाधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और चारों में से जो दो प्रथम है, शिक्षा और रोजगार के, ये दोनों तो देगा ही नहीं। देगा भी तो अपने हिसाब का देगा कि शिक्षा की जगह वो आपको देगा कि आप एक पढ़े लिखे नौकर मिल जाए उसको, बस आपके व्यक्तित्व विकास की शिक्षा नहीं देगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एजुकेशन आपको नहीं देगा, और आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की पटकथा भी आपको नहीं जानने देगा। अपने विकास की संभावनाएं क्या हैं इसकी वो जानकारी भी नहीं देगा। ये जीवो ब्रह्मेति तक की बात भी नहीं बताएगा आपको कि ये 4 आयामों में आप विकसित होने वाले हैं, 4 क्यूज डेवलपमेंट है आपका। उसको बस
ईक्यू चाहिए आपके श्रम कर सके और उसकी बात समझ सके, उसका आदेश समझ सके। इसके लिए आपके थोड़े से आईक्यू को विकसित करेगा, ज्यादा नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड फुल इतनी एजुकेशन। एक परफेक्ट गुलाम के लिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कि आप गुलाम तो हैं लेकिन उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहा है कि ये कंप्यूटर उठा के इधर रख दो, आप समझ ही नहीं रहे हैं। कंप्यूटर का भाई ये देखो क्या इसमें गड़बड़ हो गया, आप उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या मालिक बनाएगा? नहीं, आप समझ जाएं उसके आदेशों को समझ सकें, इतनी एजुकेशन, और उसके आदेशों को क्रियान्वित कर सकें, इतनी फिजिकल फिटनेस। तो उतना पीक्यू उसको चाहिए जो आपसे श्रम करवा सके, और उतना आईक्यू चाहिए कि उसका आदेश आप समझ करके और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके, काम कर सके। और पूरी दुनिया पे जरा नजर दौड़ा के देख लीजिए, अगर किसी राष्ट्र में इससे ज्यादा एजुकेशन और कोई चीज हो तो आप बताइएगा। और रोजगार सेकंड नंबर पर। रोजगार के लिए वो कहेगा नौकरी.com से। रोजगार माने रिसोर्स होता है, संसाधन होता है, नौकरी नहीं। तो वो दो चीजें वो नहीं देंगे आप। किसान को कृषि भूमि नहीं मिलेगी, कृषि मजदूर के रूप में आप आइए। वणिक को वाणिज्यिक दुकान नहीं मिलेगी, फैक्ट्री नहीं मिलेगी, उसमें आपको काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि आप दुकान में, रेस्टोरेंट में, होटल में और फैक्ट्री में आइए और नौकरी के लिए आवेदन कीजिए। इसीलिए हर राजनीतिक दल कोई घोषणा करता है चुनाव के टाइम पर कि वो 10 लाख नौकरी देगा। सेंट्रल में आते तो कहते 2 करोड़ नौकरी देगी। मालिक वो रहेंगे, तुमको कैसे मालिक बना दें? इसीलिए राजनीतिक न्याय में भी वो आपको मालिक नहीं बनाएंगे। यह है राजनीतिक न्याय। संविधान में भी राजनीतिक न्याय लिखा है, लेकिन जिनने लिखा है राजनीतिक न्याय उसको एक्सप्लेन स्वयं भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि राजनीतिक न्याय को एक्सप्लेन कर देने के बाद उनकी कलम गोठिल हो जाएगी, उनकी जिंदगी पूरी उसकी हवा निकल जाएगी, टायर पंचर हो जाएगा जीवन, उनकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी बदमाशी की। तो वे ना आर्थिक न्याय को एक्सप्लेन करेंगे, ना सामाजिक न्याय को एक्सप्लेन करेंगे, ना राजनीतिक न्याय को एक्सप्लेन करेंगे। तीनों लिखा है संविधान की उद्देशिका में, अंदर नहीं। जहां से संवैधानिकता शुरू होती है वहां नहीं है। उद्देशिका संविधान से बाहर होती है। संविधान में घुसने से पहले गेट के बाहर जो आगत स्वागत होता है, गेट के अंदर नहीं। तो न्यायवाय की बात ये कहां है? गेट में घुसने से पहले। गेट के अंदर तो आपकी है फजीयत, बाहर आगत स्वागत किया और अंदर ले जाके जूते बजा रहे। बाहर फूल दिया, दरवाजे से बाहर आरती उतारी, पुष्पार्पण किया, अब बोले अंदर चलो, और अंदर घुसते ही धुनाई प्रारंभ। तो वो सब एक चालाक वर्ग है। 1 से 5% ये हर जाति में है, 1 से 5% ये बदमाश वर्ग हर संप्रदाय में है, 1 से 5% ये बदमाश वर्ग हर समाज में है, हर राष्ट्र में है, हर मजहब में है, हर कंपनी में है, और छोटे चले आओ हर समूह में है। इवन छोटी सी क्रिकेट की टीम बना दो तो उसमें भी 1 से 5% आदमी उसमें हाथ ही रहेगा, अब बाकी टीम जो है वो मुर्गा बनी रहेगी। इसे समझ लें। ये कहीं भी जब भी कोई सामाजिकता कहीं भी क्रिएट होगी, सामूहिकता क्रिएट होगी, वो 2 भाग में बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। 95 वर्सेस 5,
100 में 95 एक तरफ और 100 में 5 दूसरी तरफ। अब इसे देख लीजिए, उसमें जो 5% है वो मालिक बन जाता है, वो चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, सगा बच्चा क्यों ना हो, वो 5% में अगर दखल उसका हो गया तो आपसे ही झूठ बोलने लगेगा, कोई सही बात नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा कि ये चारों जनाधिकार आपको कभी नहीं मिलेंगे, ये कब मिलेंगे उसका नुस्खा दिया है। इसलिए काम न्याय धर्म सभा इसी महालोकतंत्र पर ही करती है, द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र। ये राजनीतिक नियंत्रण के लिए जनता को अधिकारों से संपन्न करती है, जनता के हाथों में राजनीतिक शक्तियां जाती हैं, तो शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, यानी सब मालिक हो जाते हैं। आपके मत से दुकान का शटर खुले और बंद हो तो इसे क्या कहेंगे? दुकान का शटर खुल सके और बंद हो सके आपके मत से, आपकी मति से, बुद्धि से, आपके विचार से, तो यही आपके मालिक होने का प्रमाण है। नौकर क्या है कि उसके कहने से ना बंद होगी ना उसके कहने से खुलेगी दुकान, ना उसका टाइम टेबल बदल सकता है, न बंद करने खोलने का टाइमिंग बदल सकता है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, कोई राय भी नहीं दे सकता, उससे पूछ कौन रहा है? तो मालिक और नौकर का अर्थ समझ लें। तो आप किसी देश में मालिक हैं कि गुलाम हैं, इसी लक्षण से जाना करो। आपके देश में आपके कहे से कुछ होता है? सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तब भी आप नागरिक थे कि आपके कहने से आप सब चाहते थे कि सरदार भगत सिंह को फांसी हो जाए? आपके ना चाहते हुए भी, आपका कोई विचार ऐसा नहीं है, मत ऐसा नहीं, इसके बावजूद फांसी आपके सामने दे दी गई? नहीं दी गई थी? आप कुछ कर पाए थे? जनता से पूछने पर, वोटिंग कराने पर क्या बहुमत आता उनको फांसी देने के पक्ष में? सुकरात को जब जहर दिया गया था न्यायालय से, तो क्या वो जनमत के अनुकूल था? जनता में से बहुमत कराने पर होता? नहीं। गांधी जी को गोली मारी गई थी, क्या ये जन बहुमत गांधी जी को गोली मारने के पक्ष में हो सकता था? इसीलिए गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे, ये सब 5% में भर्ती हो जाते हैं। तो चाहे आपके घर के ही सगे पिता अथवा सगे बच्चे, कितने भी सगे संबंधी हों, जो कोई भी 5% में घुस जाता है वो आपसे झूठ बोलने लगता है। इसलिए दो भाग में नहीं बंटना चाहिए, दो भाग में से बांटने की जरूरत नहीं। सब ही मालिक होंगे, सबके मत से दुकान का शटर खुल बन सकता है, सबका बहुमत मिला लो तो बहुमत के अनुसार करो। और हमेशा ध्यान रखो कि बदमाश वर्ग हमेशा अल्पमत में होता है, बहुमत में नहीं होता कभी। डकैत किसी गांव में डकैती मारने आते हैं तो उनकी संख्या ज्यादा होती है या कि गांव वालों की? हाँ, बहुत ज्यादा होती है गांव वालों। वो तो 10-5 लोग ही डकैती मारने आते हैं। तो कभी आपने ऐसा सुना कि 4 गांव वाले हों और उनको लूटने वालों की संख्या 4000, तो उसमें लूटेंगे क्या और बांटेंगे क्या? थोड़े से लुटेरे होते हैं, अल्पसंख्यक लुटेरा होता है। इसलिए चाहे जितना ऊंचे दर्जे का व्यक्ति क्यों ना हो, श्रेष्ठ हो, महात्मा हो, संत हो, भगवान हो, खुदा हो, गाड हो, यहोवा हो, अल्लाह हो, तुम चिंता मत करो। कितना बड़ा बताए कि ये तो हमारे वाहे गुरु हैं ना, सब ठीक है, पूरा आदर है। बाकी वो जो कह रहे हैं, कितनी वो सार्वजनिकता है उसमें, कितनी सत्यता है, सर्वत्वता है,
सर्वहितकारिता है, उनके वचनों का जरा प्रामाणिकीकरण भी तो हो जाने दो। कैसे प्रमाणित होगा? वो बाहर से मताधिकार होगा। आप कोई भी आप आदेश दीजिए और उस आदेश को इंप्लीमेंट करने से पहले लोक बहुमत द्वारा परीक्षण कराइए। अगर पारित हो गया बहुमत से तो इंप्लीमेंट कर दीजिए, कोई रिस्क नहीं। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान हैं, आप एकदम जीसस हैं, मोहम्मद हैं, कबीर हैं, नानक हैं, राम हैं, वशिष्ठ हैं, बड़े भारी सप्तर्षि मंडल वाले हैं, साक्षात खुदा ही उतर आए हैं। लेकिन चेक होने दीजिए कि आप सर्वात्मक, आपकी आत्मा है कि नहीं। जो बोले हो सर्वहितकारी कितना है? पंडितः समदर्शिनः, लक्षण ही ये है। अगर तुम श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, महान हो, ब्राह्मी हो, खुदा हो, तो तुम सर्वभूत हिते रता होगे। तो सार्वजनिक हित कितनी ज्यादा मात्रा में तुम्हारा जा रहा है तुम्हारी वाणी का, उतना ज्यादा तुम सर्वात्मक हो, उतने ज्यादा खुदा, उतने ज्यादा तुम अल्लाह हो, उतने ज्यादा तुम सर्वव्यापी ब्रह्म हो। सर्वव्यापकता का प्रमाण ही सर्वहित है। और अगर सबका हित है तो जिनका जिनका हित होगा उनका मत आएगा। कोई अपने हितों के विरुद्ध वोट नहीं देता। तो जितने लोग हारे, अब ये पटकथा समझ गए होंगे आप लोग, एक्सप्लेन करके बताएं कि जब उनकी वाणी, उनके आदेश, उनकी नीतियां, उनके वचन, उनके न्याय, उनके फैसले, उनके दिए गए प्रोजेक्ट्स जब जनहित के विरुद्ध होने लगते हैं तो जनता वोट नहीं देती। हम कह रहे हैं कि हमारी बातें जनता तक पहुंचा दो, और अगर वोट ना दे कोई, हम कैंपेन बंद कर देंगे। हम लोग अभी एक आदमी हमने खड़ा किया, उनको कोई नहीं जानता, प्रचारक भी कोई नहीं, 4 स्टूडेंट उनके प्रचार करता, छोटे छोटे। वोट 3000 के आसपास उसको वोट मिले, अकेले बंदे, कोई प्रचारक भी नहीं। इतने तो पंपलेट आदमियों तक न जा पाए, जैसे तैसे लोगों ने पढ़ पुढ़ के और अपने को कन्विंस किया और वोट दे डाला उसको। इससे ज्यादा वो पहुंच नहीं पाए होंगे लोगों के पास। इसका मतलब जितने लोगों तक एक कन्वे हो गया है प्रस्ताव, अब बस एक ही पंपलेट है, और ये शाश्वत है। ये पंपलेट बनाया है और ये शाश्वत पंपलेट है। 111 प्रस्तावों का ये पंपलेट है। ये देखिए, वो 111 न्याय प्रस्तावों की बात लिखी ऊपर। उनमें से ये एक प्रस्ताव, एक ही दूसरा प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव इसमें दिए गए, और उसमें भी ये जनाधिकारों वाला न्यूट्रल है, काम इस पे कर रहे हैं। ये जब हो जाएगा तो ये अपने आप जनता खुद ले लेगी। जब शटर खोलने का आदेश उनके द्वारा ही पारित खारिज होने लगेगा, तो अगर इसके विपरीत कोई आदेश आएगा तो वो खारिज ही हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, ये मताधिकार जनता को दे देने दें। हम अपनी सारी सामाजिक संस्थाओं में ये द्वादश मताधिकार दे रहे हैं। 12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर भी। वोट और वीटो दोनों की स्पेलिंग एक समान है, वही अक्षर है। अब देख लीजिए, वही अक्षर है उसमें, लेटर्स वही, BOT, अभी TO, वोट और वीटो, 12 ये 12 वो। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नियंत्रण के लिए, उनके आदेशों पर नियंत्रण के लिए वीटो पावर। राजकर्मी भी बदमाशी न कर सके कि पुलिस वाला आए और आपकी लौकी फ्री में उठा ले, लिया अब मांगो
तो डंडा बजा दे, पैसा मांगो। रिक्शे में बैठ जाए और उतरे पैसा मांगो तो रिक्शे वाले को थप्पड़ बजाता। यह हर पुलिस वाला कर रहा है, अधिकांश आपको दिख जाएंगे करते। कुछ होंगे अच्छे लोग भी हो सकते हैं जो ना करते हो, लेकिन अधिकांश का यही है, यही रौब है उनका, यही रुतबा है। आप उनके लिए गुलाम हैं, वो उसी रौनक में है गुलामी काल की। तो उनके लिए वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन पावर। मंत्री को देखते ही ये दौड़ते क्यों हैं पीछे पीछे? क्योंकि कारों के पीछे आगे पीछे दौड़ते हैं। क्यों? वीटो पावर है पब्लिक के पास नहीं। गाली दिया, सस्पेंड, रिकॉर्ड मेंटेन करो गाली को, सस्पेंड करो और प्रमाण प्रस्तुत करो, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सब आपसे विनम्रता पूर्वक पेश होने लग जाएंगे। बड़े से बड़ा राष्ट्रपति तक को वीटो करने का अधिकार है एक सामान्य रिक्शे वाले, सब्जी बेचने वाले। ये है वीटो पावर। सुनोगे तो क्रांति है। ये सब ये जो हम ला रहे हैं ये दुनिया हिला देगा। पता भर चल जाए, आम जनता को पता नहीं चल पा रहा है कि क्योंकि बताने वाला कोई नहीं। अभी हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी। हम तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वहां कहां तुम कांग्रेसियों की गुलामी कर रहे हो। इधर एक बार कर लो, एक चुनाव में किसी में, हमेशा के लिए तुम्हारा उद्धार हो जाए। उनके कार्यकर्ता बने घूम रहे हो और गरीबी भुगत रहे हो, गुलामी भुगत रहे हो। मायावती का जयकारा लगा रहे हो, पासवान का जयकारा लगा रहे हो, नीतीश कुमार का जयकारा लगा रहे हो, मोदी का जयकारा लगा रहे हो, भाजपा का जयकारा लगा रहे हो, कांग्रेस का जयकारा लगा रहे हो, हिंदू का जयकारा लगा रहे हो, राम का जयकारा। एक बार तुम एनडीएस की बातें सिर्फ पहुंचा लो जयकारा छोड़ के, दोबारा कभी किसी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। और प्रचार भी एक ही बार करना है, 100 बार नहीं, हर बार नहीं, एक बार सबके घर में ही पंपलेट दे आओ बस। अब पंपलेट भी इतनी जनता है, करोड़ों, इतने पंपलेट कैसे छपाएं? अरबों खरबों का खर्चा। अब चंदा हमको कौन देगा? सारी दौलत तो 1 से 5% लोगों ने रखी हुई है। हमारी पार्टी में भी किसी कारपोरेट का 1 पैसा चंदा नहीं आ रहा है, कोई देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा। क्यों? उनकी कोई पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने वाले थे, तो हमको चंदा कौन देगा? नीचे जो नंगा लुच्चा है वो भूखों मर रहा है, उसको वो लोग ऐसे गाजर दिखाते हैं और वो उधर पीछे दुम हिलाने के लिए विवश है। यही इसकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि इसको 100 का नोट दो, वो पीछे पीछे घूम रहे। एक पौआ पकड़ा दिया, वो पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपनी किस्मत उनके हाथों बेच रहे हैं। हमेशा के लिए गरीब बनाएंगे वो उसी के हाथों से। वही उनका प्रचार करेगा अपने विरुद्ध। बरब्बा डाकू को अपने लिए छुड़वा देंगे, जीसस को सूली चढ़वा देंगे। गांधी को गोली मरवा देंगे, राम को वनवास भेज देंगे। देखो, कैकेयी को महारानी बना देंगे, कौशल्या को जंगल का रास्ता दिखा देंगे। अब देखिए आप पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। आपसे वोट लेकर के आपके विरुद्ध वो आचरण करते हैं क्योंकि आपको नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का वोटिंग पावर नहीं देते। वो अपने चुनने का केवल कहते हैं कि हमको चुन लो बस। अपने को चुनवाना जानते हैं कि मालूम है उनको, इसको 50 ग्राम जलेबी इसके सामने पटको और ये वोट लिए खड़ा है। ये 50 ग्राम जलेबी में बिक जाता है, उनको पता है। और पैसा वो लिए हैं तो इसके जमीन को, इसकी किस्मत को, इसके भाग्य को, इसके हिताधिकारों को, इसके मताधिकारों को सब खरीद लेगा मात्र जलेबी पटेगा। पूरी जिंदगी मछली की आप छोटा सा एक आटे की गोली फेंक के, कांटा छिपा के, अब पूरी जिंदगी आप उसकी लूट लेते हैं मछुआरा बन। सोचो कभी
मछली का मूर्ख होना ही इसमें मूल कारण है। इसीलिए वो लोग शिक्षा नहीं देते प्रजा को। ये हमेशा मूर्ख रहे, ये समझे ही ना उनके टिकड़ों को और कभी मालिक ना बन सके, उनको चुनती रहे। इसलिए वो रामविलास पासवान का जयकारा लगाएंगे, लालू यादव का जयकारा लगाएंगे, वो अखिलेश यादव का जयकारा लगाएंगे। अब नई पीढ़ी जो अगली आ जाएगी फिर अब उसका जयकारा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ऐसा? क्योंकि वो इनका खून पीते हैं और इनके सामने अपना प्रोजेक्शन करते हैं कि देखो आटे की गोली तो हम तुमको दे रहे हैं। ये लोग गोली के विरोधी, जो सही बात बताएंगे वो फंस जाते हैं, इस अंतराल को नहीं समझ पाते और हमेशा और नए नए पैकेज में आ जाते हैं। एक शोषण करते करते जब जनता उससे उब गई तो मायावती की जगह चंद्रशेखर रावण आ जाएगा, अपने सरनेम में वो रावण लगा है। अब आजकल छोड़े दे रहा है, समझ रहा है कि इससे बदनामी हो जाएगी और पागल समझा जाऊंगा, इसीलिए उस पागलपन से अब चूंकि सिद्धि हो जाएगा तो अब उससे अब शायद हटा लिया है सरनेम, अब कम दिखता है, नहीं तो लगा के बात कर रहा है। तो वो अपने आप को बड़े डिवाइन ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी बदमाशियों को भी चार चांद लगा के प्रस्तुत करते हैं ऐसा कि उसमें डिवाइनिटी झलकने लगे। तो जनता उब तो जाएगी ही। हमने मायावती के बारे में कहा था आज से 15 साल पहले, याद होगा आप लोगों को। तुमने कहा था कि इनका बस आखिरी है 2007 में शायद, यही इसी रूम में हमने कहा। अब देखिए हमने ये कहा था कि अब इनको वोट नहीं मिलेगा, आइए हम पूरी तरह से ये बाहर हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, तब से वो ना सत्ता में आ सकती है और अभी तो अब इस बार तो 0 आया है। क्यों? जनता को ज्यादा लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। नए नए फॉर्मेट में नया नया अब कुछ प्रारूप लेके अपना आइए शोषण का, वही प्रारूप में आप चल नहीं सकते। तो मोदी को कंटिन्यू आप नहीं कर सकते। किसी भी नेता को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर गांधी परिवार को ही कंटिन्यू करते रहोगे तो वोट नहीं मिलेगा आगे। अब राहुल गांधी को अगर हटा के किसी दूसरे को प्रोजेक्ट कर देते तो कुछ वोट मिल सकते। अब उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। उनने कहा है कि 1 लाख रुपए देंगे, पब्लिक 1 लाख रुपए का फॉर्मेट लिए खड़ी है उनके दफ्तर में इस समय। अब बड़ा परेशान है बेचारे, कहां से 1 लाख दें? दिन भर झूठ। अरे तुम अगर देने वाले होते तो जहां तुम्हारी सरकार है वहां की जनता को पहले दे दिए होते, आश्वस्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता वैसे ही समझ यहां दे तो रहे। राम मंदिर बनाने से नहीं, राम राज्य लाने से। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। सब शिक्षित, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी। सबको शिक्षा, सबको रोजगार। अगर सुलभ है तो इसे राम राज्य कहते हैं। और क्या कहना है? आरक्षण जो देगा, नहीं आरक्षण तो, अरे तुमको जब शिक्षा पूरी मिल रही है तो आरक्षण का क्या करो? पूरी शिक्षा ही मिल रही है। आरक्षण का तो तब होता है जब सीट ना मिल रही हो ट्रेन में। आरक्षण कब कराते हो? जब खुला सीट मिल ही रही है कि जाओगे और सीट मिलेगी ही, चाहे जो सीट खाली सीट बैठो। सबको सीट मिलने की अगर गारंटी है तो आरक्षण का क्या करोगे? रोजगार की अगर सबको ही सुलभता सुनिश्चित है, घोषित है, तो आप आरक्षण क्यों मांगोगे? आरक्षण का तो मतलब ही है कि सबको नहीं दी जाएगी। तो कुछ वंचित होंगे। तो जो आरक्षण मांग रहा है वो खुद ही चाहता है कि कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाए। उसमें तो छिपा हुआ है अभिप्राय।
तो एजुकेशन टू ऑल और एकोमोडेशन टू ऑल, ये चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी की जरूरतें हैं। पहले एजुकेशन टू ऑल कर दो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टू ऑल कर दो, चलो एकोमोडेशन ना भी दोगे तो भी चल जाएगा, ये दो तो अनिवार्य कर दो। इसीलिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था में ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं सबके लिए। तो जैसे ही आप जनहित की बातें करोगे तो ये अपने आप वोट आपको मिलने लगेंगे, जनता भर्त्सना करना छोड़ देगी, जन विश्वास कभी खोएगा नहीं। आप ये दो काम करते रहो कि सबको शिक्षा सबको रोजगार, जैसे भाजपा नारा हटा ले, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेसी कहते थे कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। दोनों भाई मौसेरे एक ही, उनमें से कोई नहीं कहता कि सबको शिक्षा सबको रोजगार। हम चुनौती देते रहते हैं, तब भी किसी भाजपाई की और किसी कांग्रेसी की या आम आदमी पार्टी वाले की हिम्मत नहीं की बात बोलती। 25% एम्प्लॉयमेंट बजट का हम कई बार केजरीवाल को दे चुके हैं, नहीं घोषित कर रहे। 25% एजुकेशन बजट उससे जैसे तैसे हम लोगों ने पारित करवा लिया था दबाव बना। अब वो भी उन्हीं स्कूलों को चमका रहा है, जहां नहीं है उनको नहीं दे रहा है शिक्षा। तो ये सब चालाकी, वो सबको शिक्षा सबको रोजगार की घोषणा समान रूप से नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये बात घोषित हो जाएगी, कभी जन विश्वास नहीं टूटेगा। और चूंकि न्याय धर्म सभा तो सबको मालिक ही बना रही, तो अपने आप ही ले लेंगे। तो इसलिए न्याय धर्म सभा अगर कहीं भी आ जाएगी तो कभी हटेगी नहीं। स्टेट में आ जाएगी तो वो परमानेंट आएगी, जनता हटने नहीं देगी उसको, जनता उसे हटने नहीं देगी। सेंट्रल में आ जाएगी तो कभी नहीं हटेगी, और जिस देश में आ जाएगी उस देश से नहीं हटेगी। और ये पूरी दुनिया में आएगी और पूरी दुनिया से नहीं हटेगी। हर देश में न्याय धर्म सभा जाएगी, इस नाम से ही दल बना देंगे हर कंट्री में। अगर आप सार्वजनिक हित की बातें करते हो, सार्वजनिकता सर्वभूत हिते रता की बातें करते हो, तो आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है, आपसे कोई नाराज होने वाला नहीं। आप करके देखिए ये बात, बस उसको पता भर चल जाए कि आप उसके हित के लिए बोल रहे हैं, उसके हित का काम कर रहे हैं। वो खुद दूर बैठ करके भी आपका आदर करेगा, पैदल भाग के भी जाके वोट देके आएगा। तो जिनको जिनको ये खारिज कर रही जनता, उसके पीछे रीजन है उनकी सर्वभूत हिते रता, सार्वजनिक हित के विरुद्ध उनकी सारी राजनीति, गुलाम बनाने की पॉलिसी, मालिक बनाने से बचना। तो ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए उनका जनविश्वास टूट रहा है और बार बार गिरता रहेगा जनविश्वास। जनता उनके विरुद्ध थोड़े दिनों बाद अनुभव होगा जनता को, और जनता नाराज हो जाएगी। ये तो जन विरोधी, जनहित की बात ही नहीं कर रहे, जनता को मालिक ही नहीं बनाना चाह रहे। तो बात स्पष्ट हुई होगी शायद। जी गुरुदेव, आज की बात स्पष्ट हुई और आशा है कि आगे के भी कार्यक्रमों में इस तरह के प्रश्न उठाते जाते रहेंगे और उन पर समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। आज जैसा कि गुरुदेव ने कार्यक्रम में बताया कि न्याय धर्म सभा एकमात्र महालोकतंत्र पर कार्य करेगी। महालोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है जनता को ही मालिक बनाना, ना कि जनता को नौकर बनाए हुए रखना। तो अब इसी संदर्भ में आप सभी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि न्याय धर्म सभा की फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि सार्वजनिकता की बातें पर सभी का अधिकार है। तो आप लोग अवश्य इसका शेयर करें। धन्यवाद।